नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि साल 2014 से हमारे मुल्क के क्या हालात हैं, किस तरह तरफदारी की जा रही है, किस तरह जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, किस तरह तासुब का मुजाहरा देखने में आ रहा है। वैसे भी नाज़रीन, इंसानी हुकूक की पामाली या दस्तूर के जो हुकूक हैं या जो इक़दार हैं, दस्तूरी इक़दार, उसको किस तरह मिलियामेट किया जा रहा है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल आपको बताने का मकसद ये है कि अब हुकूमत ने अचानक यानी बहुत ही जल्दी से रातों रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर के नाम का ऐलान कर दिया है, उनके तकर्रुर का ऐलान कर दिया है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि जिस शख्स के नाम का ऐलान किया गया है उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। और ज्ञानेश कुमार जानी मानी शख्सियत है, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। IAS ऑफिसर है और वो भी केरला कैडर 1988 बैच की। और आपको बताने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो भी बनता है तो यकीन मानिए कि जो गैर जानिबदारी होती है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और उसे गैर जानिबदार समझा जाता है। लेकिन बीजेपी हुकूमत में जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं उनके बारे में यही शिकायत रही है कि वो जानिबदाराना तर्ज यानी कार्रवाई इख्तियार किया है, उन्होंने तर्ज इख्तियार किया है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि अब ज्ञानेश कुमार के बारे में ये इत्तलात आए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं या कोई और नहीं कह रहा है बल्कि मीडिया कहता है। और ख़ास तौर पर अगर आप ज्ञानेश कुमार के बारे में तफसीलात जानेंगे तो पता चलेगा कि ये वज़ीर दाखिला अमित शाह के बहुत करीबी आदमी है। अब अंदाज़ा लगाइए, एक वज़ीर दाखिला का इंतहाई करीबी शख्स अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो उसके यानी आने वाले इंतखाबात में क्या हालात होंगे। और दूसरी अहम बात बता दूं कि ये जो ज्ञानेश कुमार हैं ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस के फैसले के बाद जो मंदिर की तामीर अमल में आई थी, जो ट्रस्ट बना था, उसमें भी इनका अहम किरदार रहा है। तो अब अंदाजा कीजिए कि किस तरह के ये ज़हनियत रखते होंगे। हम तो कुछ नहीं कह सकते लेकिन आपको हम बता देते हैं। और आपको एक और अहम बात बता दूं ज्ञानेश कुमार के बारे में, आर्टिकल 370 जो खुसूसी मौक़िफ़ अता करता है जम्मू कश्मीर को, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने उस आर्टिकल को ख़त्म करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम कर दिया। और आपको ये भी बता दूं कि रियासत का जो दर्जा था वो ख़त्म कर दिया गया। तो बहरहाल अब ये कहने का मतलब ये है कि इसमें भी इनका अहम किरदार रहा। जब मसौदा बन रहा था उसमें मिस्टर ज्ञानेश कुमार का अहम किरदार रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कई ऐसे ख़तरनाक यानी हसास मसलों में अपना किरदार अदा कर चुके हैं और वो भी अक़लियतों के ख़िलाफ़ वो फैसले हुए हैं, अक़लियतों के ख़िलाफ़ वो उन फैसलों का असर पड़ा है। तो अब ऐसे शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है और वो भी पैनल के ज़रिए। और नया पैनल में कौन है आपको बता दूं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कायदे अपोजिशन राहुल गांधी। लेकिन पहले जो थे इसमें 4 अरकान होते थे पैनल में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करते थे। एक तो है वज़ीर आज़म, दूसरे वज़ीर दाखिला, तीसरे आप देखेंगे कि कायदे अपोजिशन और चौथे जो होते थे वो होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इस मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस पैनल से निकाल दिया गया यानी हज़फ कर दिया गया। लेकिन इस सिलसिले में केस चल रहा है कि क्यों ऐसा किया गया। अब अंदाजा कीजिए, वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला तो एक ही बात करेंगे तो फिर उनकी अपनी मर्जी से किसी फ़र्द को मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी सियासत बहुत ही ख़तरनाक राह पर गामज़न हो गई है। और आपको यही बता दूं कि अब ये जो साहब आए हैं उनकी क़यादत में बिहार है, केरला है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, मगरबी बंगाल है, वहाँ के इंतखाबात होंगे। और वो कैसे होंगे हम सवाल करेंगे सज्जा साहब से। कि बिल्कुल देखिए, बहुत तशवीश की बात ज़ाहिर की गई है कांग्रेस ने, ख़ास तौर पे जो है राहुल गांधी ने, जैसे कि अभी आपने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब में अपोजिशन के लीडर को भी जो है एक फरीक बनाया जाता है। जी जी। तो राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के तकर्रुर की मुखालिफत की थी। जब अपोजिशन लीडर ने मुखालिफत की तो फिर उसके बावजूद जो है इनको क्यों जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, पहला सवाल।
دوسرا سوال یہ ہے کہ راہل گاندھی نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس آف انڈیا کو پینل میں شامل کرنے کے لیے اپوزیشن نے سپریم کورٹ میں دستک دی تھی اور اس کی سنوائی 19 جو ہے فروری کو ہونے والی ہے. مطلب یہ کہ اب ایک دن بعد سنوائی ہونے والی ہے. تو ایک دن بعد اب 2 دن محض کا گزشتہ 2 دن کا تقرر نامہ جو ہے جاری کیا گیا. تو ان کا یہ کہنا ہے اپوزیشن کا کہ جب سنوائی کے لیے محض 2 دن باقی تھے، ابھی جو ہے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے بننے والے پینل یا مقررہ پینل کے میں چیف جسٹس کو شامل نہ کیے جانے کا مسئلہ ابھی زیر التوا ہے. ابھی مسئلہ جو ہے عدالت میں زیر دورہ ہے. 19 تاریخ کو سماعت ہے. تو پھر بی جے پی کو یا پھر حکومت کو اتنی عجلت کیوں تھی، اتنی جلدی کیوں تھی کہ اس نے جو ہے گیانیش کمار کے نام پہ جو ہے نہ صرف جو ہے ٹھپا لگا دیا بلکہ باضابطہ ان کو تقرر نامہ ان کے نام پہ جاری کر دیا گیا. تو یہ سوال اپوزیشن آج جو ہے اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ رام مندر جو ہے ٹرسٹ تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کے جو ہے وہ کو بنانے میں اہم کردار رہا ہے گیانیش کمار کا. پھر آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کئی صورتحال کو جو ہے وہاں پہ نافذ کرنے میں، آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کی جو ہے سچویشن کو نافذ کرنے میں گیانیش کمار کا جو ہے اہم رول رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ امت شاہ کے بہت قریبی آدمی ہیں، تو بہرحال جس طریقے سے ان کا جو ہے اچانک اور انتہائی جو ہے پر اسرار انداز میں تقرر ہوا ہے، اس پہ اپوزیشن کا تشویش میں مبتلا ہونا فطری امر ہے. اب دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پہ ان کا تقرر ہو رہا ہے یہ، اور الیکشن کے حوالے سے مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ الیکشن کی شفافیت پہ. دیکھیں ابھی دلی میں الیکشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا بالکل حالیہ دنوں میں. تو دلی کے الیکشن کی پریس کانفرنس جو ان سے پہلے جو راجیو کمار تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. تو انہوں نے پریس کانفرنس کی تمہید اس بات سے جو ہے تمید بانی تھی کہ ہمارے پاس جو ووٹنگ مشینیں ہیں وہ بہت ہی جو ہے بے نقص ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے مداخلت نہیں کی جا سکتی، اس میں کوئی جو ہے پریکٹس نہیں ہو سکتی، مال پریکٹس نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ شفاف ہیں وغیرہ وغیرہ. 10-15 منٹ وہ ووٹنگ مشین پہ بولتے رہے، جبکہ پریس میڈیا کے لوگوں کا کہنا تھا کہ کسی نے بھی ان سے سوال نہیں کیا تھا. مطلب ایک ہی چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے کہ آپ جو ہے پہلے سے ہی شروع ہو گئے، آتے ہی شروع ہو گئے کہ مشین اچھی ہے، مشین شفاف ہے، مشین جو ہے وغیرہ ایسا ہے ویسا ہے. جبکہ اپوزیشن مسلسل چنتا جاتا رہا ہے، مسلسل جو ہے فکر کا جو ہے اظہار کر رہا ہے. مسلسل اپوزیشن کہہ رہا ہے، مہاراشٹر کے الیکشن میں خود اپوزیشن نے کہا کہ عوامی کینڈیڈیٹ پورا جو ہے وہ بی جے پی کے خلاف تھا اور نتیجہ اس کے برعکس آیا. لوگوں کا کہنا تھا کہ سارا ماحول جو ہے شیو سینا اور کانگریس کے حق میں چل رہا تھا وہاں پہ مہاراشٹر میں، لیکن رزلٹ آتا ہے شنڈے اور جو ہے بی جے پی کے حق میں آتا ہے. تو ایک ہریانہ جیسے کہ آپ نے بات کی ہریانہ کے، سارا ماحول پورے کے پورا ہریانہ جو ہے بی جے پی کے خلاف سراپا احتجاج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے کسانوں کے تعلق سے ایک کسان دشمن جو ہے ایک قانون نافذ کیا تھا. تو اس قانون کو لے کے اور ایم ایس پی کو لے کے آج بھی ہریانہ کے کسان سراپا احتجاج ہیں، آج بھی وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور پورے ہریانہ میں بی جے پی کے خلاف ماحول تھا، یہاں تک کہ ایگزٹ پول واضح اکثریت کانگریس کو بتا رہا تھا. اس کے بعد بی جے پی جیت کے آتی ہے. مدھیہ پردیش میں کانگریس کی حکومت بننے جا رہی تھی اسمبلی انتخابات میں. تو جہاں جہاں جو ہے ماحول جو ہے حکومت کے خلاف تھا وہاں بی جے پی حکومت جیت کے آ رہی ہے. تو اس پہ اگر دیکھیے اگر لوگ تشویش کا اظہار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ مشینوں میں جو ہے فالٹ ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ شکایت بھی کی کہ ہم جو ہے دباتے ہیں، ہاتھ کو بٹن دباتے ہیں تو کمل کو جو ہے کا وہ شو کرتا ہے. تو یہ جو ساری باتیں یہ ہو رہی تھیں یہ بڑی تشویشناک باتیں تھیں. اور ان باتوں کے باوجود جو ہے الیکشن کمیشن جو وکالت کر رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہیں کہ الیکشن کی شفافیت
पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। बिल्कुल आपने अब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का के ओहदे पे जो अहम तरीन ओहदा है, अपने हम नवा, अपने हम प्याला, अपने हम निवाला, जो चाहे कह लीजिए आप, अपने जो है दोस्त कह लीजिए, या फिर अपनी जहनियत रखने वाले कह लीजिए, या फिर जो है अपने मतलब जो भी आप नाम दीजिए, ऐसे आदमी को आप बिठाएंगे तो फिर जो है इस मुल्क की जमहूरियत की शफाफियत पे सवाल उठने लाजमी है। सारी दुनिया में जो सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है इंडिया की, उस जमहूरियत को आज आपने उस जमहूरियत पे जो है सवाल खड़े कर दिए हैं, तो यकीनन ये एक बहुत ही तशवीश की बात है। आज राहुल गांधी ने भी जो है सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि जब मामला ज़ेर दौरान था तो फिर इनको आपने जो है तकर्रुर कैसे किया। तो यकीनन ये जो है चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला है कि जिस उजलत से जो है इस सीट पे जो है ज्ञानेश कुमार का जो है तकर्रुर हुआ है, वो बहुत ही जो है इस पे एतराज़ हो रहा है। अब देखिए इस सिलसिले में हुकूमत क्या रोल दिखाती है और अपोजिशन क्या रोल दिखाती है और अदालत का फैसला क्या होता है। अदालत का फैसला यही आता है कि भैया ऐसा क्यों करे आप, बहुत बुरी बात है, अच्छा नहीं किया आपने, चलिए खामोश, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ज्ञानेश्वर कुमार का सवाल है, ज्ञानेश्वर कुमार 26वें इलेक्शन कमीशनर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, यानी हो गए हैं। और दूसरी अहम बात ये आपको बता दूं कि कल ये इंशाल्लाह देखेंगे कि अपने ओहदे का जायज़ा भी हासिल करेंगे। लेकिन जहाँ तक इनकी मियाद का सवाल है, इनकी उम्र का सवाल है, इनकी उम्र 61 साल है और इनकी जो मियाद है 26 जनवरी 2029 को ख़त्म होने वाली है। यानी आइंदा जो लोकसभा इंतखाबात आने वाले हैं उससे पहले ये ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे या उन्हें सुबुकदोश कर दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि वफादारी का इनाम भी मिल सकता है, उनकी खिदमत में एक्सटेंशन यानी तोसी भी की जा सकती है। लेकिन आपको मालूम है सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कल क्या हो जाए, क्या मोदी भी हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी एक कोई यकीन से नहीं कह सकता। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बताने का मकसद ये है कि राहुल गांधी, जैसा कि सज्जाद साहब ने जिक्र किया है, राहुल गांधी ने बहुत ही सख्त रद्द अमल का इजहार किया, क्योंकि पैनल में आपको मैंने बताया कि जो तकर्रुर करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, हुकूमत ने एक नया तरीका अपनाया है, पैनल बनाया है जिसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और कायदे अपोजिशन। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म भी उनका ही, वज़ीर दाखिला भी उनका और आप फैसला भी उनका ही होगा। तो ऐसे में क्या होता था, माजी में चीफ यानी जस्टिस ऑफ इंडिया को एक रुकन मुकर्रर किया जाता था और इससे क्या होता था कि जो शख्स मुस्तहिक होता है, हकदार होता है और गैर जानिबदार होता है, उसका तकर्रुर अमल में लाया जाता था। तो बहरहाल अब देखना यह है कि क्या होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी ने तो बहुत ही सख्त रिमार्क किया है और कहा कि ये मिडनाइट डिसीजन है और डिसरेस्पेक्टफुल है, इस तरह की बात उन्होंने की है। जबकि कांग्रेस के एक और लीडर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दस्तूर की रूह के मुनाफी है ये इक़दाम, ये तकर्रुर, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल एक शख्स जो अयोध्या मुकदमे से जुड़ा रहा, एक शख्स जो आर्टिकल 370 की मनसूखी से जुड़ा रहा, एक शख्स जो बाबरी मस्जिद जहां पर थी वहां पर मंदिर जो तामीर हुई है, उस तामीर की निगरानी के लिए तश्कील करदा ट्रस्ट में इसका अहम किरदार रहा, उसे अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है तो इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। तो बहरहाल नाज़रीन चलिए एक और खबर की जानिब चलते हैं। ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्त दरिंदे मुसलमानों की छोटी खुशी भी बर्दाश्त नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि रेवंत रेड्डी हुकूमत यानी तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के पेश नज़र मुस्लिम मुलाजिमीन को 1 घंटा पहले घर चले जाने की इजाज़त दी है या रियायत दी है। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि नफरत के की लहर पैदा करने वाले बीजेपी आईटी सेल का एक सरबराह है अमित मालविया, उसका बयान आता है, वो कहता है कि मुसलमान जो मुलाजिमीन है उन्हें तुम इस तरह की रियायत देते हो और हम नवरात्रि में हिंदू जब करते हैं, व्रत रखते हैं, तो तुम हमें इस तरह की रियायत नहीं देते। तो अब अंदाजा कीजिए कि किस कदर जहर इनके जहनों में, इनके खुलूब में भरा हुआ है कि मुसलमानों की एक मामूली रियायत भी ये बर्दाश्त नहीं करते। सज्जाद साहब जी बिल्कुल, देखिए यकीनन ये देखिए सीधी सी बात है, हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में देख रहे हैं हम कि माहौल जो है बहुत ही नफ़रत अंगेज़ बना दिया गया। ख़ास तौर पे देखिए जो बीजेपी के साथ हैं, जो बीजेपी के अहदेदार हैं, जो बीजेपी पार्टी में जो है मुख्तलिफ़ अहदों पे फायज़ हैं, या फिर बीजेपी के लीडर हैं, या फिर बीजेपी के एमपी हैं, या फिर बीजेपी के एमएलए हैं, या फिर बीजेपी के वज़ीर हैं, किसी को भी आप देख लीजिए मुल्क में जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ इनके मतलब इनका एक ही एजेंडा हो गया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी करो।
किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी मौके से बात बे बात जो है तनकीद करते रहो और मुसलमानों को कोई रियायत ना मिले, ये मतलब ये कि आप इससे बाहर हो जाओ। मुसलमानों के ताल्लुक़ से अगर कोई जो है उन्हें रियायत दे रहा है या फिर कोई बात हो रही है तो आप इससे बाहर हो जाओ। अब हम मुसलसल 3 दिन की अगर हम बात करें तो आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है तरुण गोगोई जो कांग्रेस के MP हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उनके जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात हैं। फिर गुज़िश्ता रोज़ जो है महाराष्ट्र के वज़ीर आला फडणवीस वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि लव जिहाद का जो है मामले बढ़ रहे हैं, ये मामले संगीन हो रहे हैं मुल्क में, हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए। मतलब ये कि आपको जो है वज़ीर आज़म मोदी ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं और मुल्क में जो है मोदी के ख़िलाफ़ माहौल बन जाता है और ट्रंप के फ़ैसलों पे लोग सवाल उठाने लगते हैं और जो हथकड़ियाँ लगा के भेजा जा रहा है गैर क़ानूनी तारीख के वतन को, उसका मसला आ जाता है। तो फिर इन सारे मसाइल से आपकी तवज्जो हटाने के लिए फिर वही मुसलमान। तो मुसलमान के नाम पे आपने इक़्तिदार हासिल किया, मुसलमान के नाम पे आज जो है आज हुकूमती गलियारों में आयश कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो और उसी मुसलमान के नाम पे आप आगे भी सियासत करोगे। मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसका तो कोई नैमल बदल है ही नहीं। अब मुसलमानों को रमज़ान के महीने में अगर 1 घंटे की जो है रियायत भी फराहम करती है, ये तो रिवायत है बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 1947 से अब तक की तारीख उठा के देखिए, अगर हम और हैदराबाद आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, तेलंगाना की या साबिक आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो ये रिवायत है कि हर साल हुकूमत जो है मुसलमानों को 1 घंटे की रियायत देती है ताकि वो दिन भर रोज़ा रखते हैं, शाम में और रोज़ा खोलने से पहले घर पहुँचेंगे, असर से पहले या असर के बाद वो घर पहुँच जाएंगे। बहरहाल मगरिब में वो इत्मीनान से अपने घर में रह के रोज़ा खोल सकें, इसलिए उनको ये रियायत दी जाती है। तो इसमें इतना आपे से बाहर होने का जो मामला है, ये यकीनन ये बीजेपी की शरांगेज़ ज़हनियत को उजागर करता है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सजा साहब ने एक अच्छी बात कही है और वो बात ये है कि असल मसाइल से तवज्जो हटाने, बर्निंग इशूज़ से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के बयान जारी किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ कि 3 बैचेस यानी 3 ग्रुप्स की शक्ल में जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुक़ीम हिंदुस्तानी थे उन्हें लाया गया और आपको बता दूँ कि किस तरह उन्हें बेइज्जती से लाया गया, उनके पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ डाल कर लाया गया जैसे कि वो कोई मुजरिम हो, कोई कातिल हो, कोई रेपिस्ट हो, इस तरह के अंदाज में उन्हें लाया गया और वो भी अमरीकी तैयारे में। और शर्म की बात यह मैं समझता हूँ कि ये नेशनल शेम है, कौमी सतह पर शर्म की बात है कि हम हिंदुस्तानियों को, जबकि आपने देखा कि मोदी अमेरिका में थे, ट्रंप के साथ हाथ मिलाए, ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे थे, ज़बरदस्ती गले मिल रहे थे, ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर हिला रहे थे हाथ। तो आप अंदाज़ा ये है अगर कर सकते हैं कि किस तरह वो ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे थे और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे हिंदुस्तानियों की तरह तौहीन कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम बात है। जबकि कोलंबिया का जो सदर है, हालांकि छोटा सा मुल्क है, उसके बावजूद वो अमेरिका को ललकारता है, चैलेंज करता है कि तुम हमारे सरहद में दाखिल नहीं होगे, तुम्हारा तैयारा दाखिल नहीं होगा, बल्कि हमारा तैयारा जाएगा और हमारे लोगों को लेकर आएगा। तो ये होती है गिरत, ये होती है खुददारी। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि मोदी जी को कोलंबिया के सदर से सीखने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आपको ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारा हिंदुस्तान कह रहा है। और दूसरी अहम बात बता दूँ कि जहाँ तक इस तरह के लोगों का सवाल है, अब मोदी जी को आपको बता दूं कि हम अमीर क़तर साहिब समो और शेख तमीम बिन हमद अल सानी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हैं। कल ही वो आ चुके हैं और आज भी अब हैदराबाद हाउस में ज़बरदस्त बातचीत भी हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत भी हुई हैं। और अमीर क़तर के बारे में कहा जाता है कि वो इससे पहले भी वो हैदराबाद हाउस का दौरा कर चुके हैं। और आपको हैदराबाद हाउस के बारे में बता दूँ कि ये आसिफ जाही सल्तनत का हुकूमत हिंद को तोहफा है। और अब अंदाज़ा कीजिए कि मोदी जी आप जब अमीर क़तर तशरीफ़ लाते हैं तो मोदी जी खुद एयरपोर्ट पर जाते हैं, इंतहाई गैर मामूली जज्बे का इजहार करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई अमीर क़तर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनके इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाया हूँ। उनसे बगलगीर हो जाते हैं, बार बार बगलगीर होते हैं। और आपको बता दूँ कि किस तरह वो अमीर क़तर की आवभगत करते हैं, यानी अच्छा खैर मकदम करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने एक मेहमान को इज़्ज़त दी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोदी
मोदी जी के वजारत में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिससे वो बगलगीर हो सके। मोदी जी की बीजेपी में कोई मुसलमान रुकने पार्लियामेंट नहीं है जिससे वो मुसाफिहा कर सकें। मोदी जी की हुकूमत में आपको बता दूं कि कोई रुकने राज्यसभा नहीं है जिससे मोदी जी मिलकर खुशी का इजहार कर सकें कि आप मेरे भाई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें मौका मिलता है तो बैरूनी ममालिक के जो मुस्लिम सरबरान हैं उन्हें भाई कहते हैं, लेकिन यहाँ जो मुसलमान भाइयों की हालत है उनका ख्याल नहीं आता उन्हें। जी बिल्कुल देखिए बड़े ही वालेहाना अंदाज में आज मेरे खतर का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रपति भवन में जो है उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। हैदराबाद हाउस में जो है 2 तरफा मुलाकात हुई, वफूद सिते की मुलाकात हुई, जैसा कि आपने कहा अहम माहिदों को खतियत दी गई। और जो है एक तारीखी जो है दौरे के तौर पे इसको देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म बहुत पुरजोश थे, उन्होंने जो है अमीर ख़तर का ना सिर्फ राष्ट्रपति भवन में जब इस्तकबाल हो रहा था तो तब भी वज़ीर आज़म मौजूद थे, और फिर जैसे कि हैदराबाद हाउस में वहाँ अहम मीटिंग हुई, अहम माहिदों को जो है हतमी शक्ल दी गई, बाहमी ताल्लुकात को नई जहत दी गई। बड़े ही पुरजोश अंदाज में वज़ीर आज़म ने अमीर ख़तर से गले मिल के उनको मुबारकबाद दी, उनको खुश आमदीद कहा। तो यकीनन ये अजीब सा लगता है कि एक जानिब जो है हमारे वज़ीर आज़म अरब मुल्कों में जाते हैं कि लीडरों से मिलते हैं, वहाँ के मुसलमानों से जो है बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि जैसे हम आपके सबसे मतलब एक मुसलमानों से हमें गहरा दिली लगाव है। यानी ये दूसरों की बात कह रहे हैं आप? बिल्कुल दूसरों की जो बाहर के ममालिक के लोग हैं वो कहते हैं, तो शायद ऐसा मालूम होता है कि दिली लगाव है। लेकिन इंडिया में किस तरह के हालात हैं अभी हम वही तो जो है बातचीत कर रहे थे। अरे एक तातील बर्दाश्त नहीं करते, 1 घंटे की रियायत बर्दाश्त नहीं करते। 1 घंटे की रियायत पे जो है आपके बीजेपी जो है एक सेल का अगर सरबराह जो है तनखीद करने लगता है, पंडित संजय की तनखीदों को आप देखिए, डी अरविंद जो एमपीस हैं तेलंगाना में, किशन रेड्डी की तनखीद देखिए, और भी जो है नेशनल लेवल के जो लीडर्स हैं गोली मारों की बात करते हैं। अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है कि क्या ये जो है इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत के साथ इनका ये रवैया है, और ये फिर जाके अरबों के साथ जो है किस वालेहाना अंदाज में जो है ये उनसे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तो यकीनन ये सब कुछ देखते हैं तो अफसोस होता है बहुत। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक क़तर का सवाल है और हिंदुस्तान का सवाल है तो जो दोनों ममालिक की जो बाहमी तिजारत है उसमें हालिया अरसे के दौरान मुझे महसूस होता है कि कमी आई है। क्योंकि आपको बता दूं कि 2022-23 में ये जो बाहमी तिजारत थी तकरीबन 18.77 यानी 18.77 अरब डॉलर्स की थी, जो अब घट कर यानी 2023-24 में जो हो गई हो 14 अरब डॉलर्स हो गई है। तो इस सिलसिले में भी मोदी हुकूमत को कुछ इक़दाम करने चाहिए ताकि बाहमी तजारत को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि जहां तक LNG सप्लायर का सवाल है, क़तर लार्जेस्ट LNG सप्लायर है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि क़तर से किस तरह के माहिदात किए जाते हैं, ख़ासतौर पर एनर्जी सेक्टर में, कि क्योंकि अमरीकी सदर ने पहले ही कह दिया है कि अगर आपको हमारे साथ चलना है तो हमारी गैस ख़रीदना होगा, हमारा तेल ख़रीदना होगा। तो इस तरह की जो दबाव की या डराने धमकाने की पॉलिसीज़ है हिंदुस्तान को कभी भी इसके असर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, एक बहुत बड़ा अजीम यानी बहुत अजीम मुल्क है और इसकी अजीम तारीख़ रही है। हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन के ज़रिए जो दुनिया को मैसेज गया है वो अमन का गया है और अदम तशद्दुद का गया है। और गांधी जी के बारे में आपको बता दूं कि बाबा कौम महात्मा गांधी जी का जो प्याम है अदम तशद्दुद अहिंसा जो है, उस सिलसिले में खुद अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे कबूल किया है, अपने चैप्टर में शामिल किया है। तो बहरहाल कुछ ना कुछ गांधी जी से भी हमारे मोदी जी को सीखना चाहिए, जो गुजरात के ही रहने वाले थे। और आपको बता दूं कि मोदी जी के इल्म के बारे में बताता हूं कि उनका कहना है कि स्पीलबर्ग की जो फिल्म आई थी गांधी, उसके बाद गांधी जी की मकबूलियत में इजाफा हुआ, दुनिया उन गांधी जी के बारे में जानने लगी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और क्या क्या बोल जाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये हमारे वज़ीर आज़म के बारे में हम बात कर रहे थे। उनको चाहिए कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ एक साथ सलूक करें। क्योंकि आसाम की बात बताता हूँ, सज्जा साहब आपने जिक्र किया चीफ मिनिस्टर आसाम का, उन्होंने नमाज का जो वक्त होता था तो आसाम असेंबली में 1 घंटे का
کی راحت دی جمعہ جاتی کے تھی دن، کہ جی ہاں نماز جمعہ کے وقت، نماز جمعہ اور کے لیے۔ وہ آج کا نہیں، پوری روایت تھی جب سے جی آزادی کے بعد سے، جی اسے انہوں نے ختم کرایا۔ کیوں؟ صرف مسلم دشمنی میں جی وہ چاہتے ہیں کہ مودی کے طرح وہ چہرہ بن جائیں ایک فرقہ پرستی کا۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہوئے ہم اپنا پروگرام کا اختتام کو پہنچاتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ فرقہ پرست درندوں سے ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ تلنگانہ میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہے۔ ریونت ریڈی حکومت کو بدنام کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد سے بالکل قریب ہے ایک علاقہ جس کا نام ہے سنگاریڈی۔ سنگاریڈی میں آپ کو بتا دوں گمڑی والا ایک گاؤں ہے، اور وہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، اور وہاں پر ایک مسلم لڑکی کو قتل کر دیا گیا، اور بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ اکثریتی طبقے سے تعلق رکھنے والوں نے اس کے باپ کو مار پیٹ کی، اور بچی اپنے باپ کو بچانے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی شہید ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایم بی ٹی کے لیڈر جو ہیں امجد اللہ خالد کا کردار بہت اہم رہا ہے، اور وہ سنگاریڈی پہنچے، وہاں پر احتجاج بھی کیا، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بچی کو جو شہید کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور ایک رکن خاندان کو سرکاری ملازمت دی جائے، اور سرکاری مکان بھی الاٹ کیا جائے، اور 25 لاکھ روپے معاوضہ کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ جی سجاد صاحب۔ جی، ایک بہت ہی سنگین واقعہ ہے وہ جو سنگاریڈی میں ہوا ہے۔ یقیناً دیکھیے، ایک جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریاست سرکار کو بدنام کرنے کے لیے بھی جو ہے جی جی ایک ماحول بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ہم ہر طریقے سے مذمت کرتے ہیں جی جی کہ دو لوگ جو اکثریت فرقے سے تعلق رکھتے تھے وہ اس کے گھر پہ آتے ہیں۔ دیکھیے، ایک چھوٹا سا بہانہ تھا وہ، لیکن اس کو ایسے مطلب کہ ایسا مطلب رویہ اختیار کیا گیا جیسے اس کے باپ نے بہت بڑا جرم کیا ہو، مارا پیٹا گیا۔ بچی آتی ہے مداخلت کے لیے باپ کے بیچ میں، تو پتھروں سے جو ہے وہ لوگ مارتے ہیں۔ بچی پہ بھی جو ہے ایک بڑا سا پتھر آ کے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، باپ کو جو ہے پتھر سے ایک چھوٹی سی چٹان سے باپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، بچی بیچ میں آ گئی تو اس کی جان چلے گئی۔ ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے، اور یقیناً جو ہے حکومت کو اس جانب توجہ دینی ہوگی، اور جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کی فیملی کی بھی جو ہے باز آبادکاری کے لیے حکومت کو جیسا کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو سرکاری نوکری دی جائے، ان کو گھر جو ہے سرکاری گھر فراہم کیا جائے، جی اور ان کو ایکس گریشیا کی جو ہے شکل میں رقم فراہم کی جائے، تو یقیناً حکومت کو اس سلسلے میں ہمدردانہ غور کرنا چاہیے۔ ورنہ تو جس طرح کے اس ریاست میں حالات بنا رہے ہیں، ریونت ریڈی کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے حالات کیوں بن رہے ہیں، اور یہ حالات ان کے لیے کیا جو ہے صورت اختیار کر سکتے ہیں، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی غم کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے، اس لیے کہ عالیہ بیگم کی عمر صرف 16 سال تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ ہیرو کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس عالیہ بیگم نے اپنے باپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ انسانی رشتے، خاص طور پر باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے کتنا مقدس ہوتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اپنی بیٹیوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، اور اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجیے۔ اسی میسج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔